जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। दोस्तों डेली आप लोग जानते हैं 10 पीएम पे आप लोग का एमसीक्यू चलता है, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सरकारी गवर्नमेंट का जॉब है, टोटल 25 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट। मेरा कोशिश रहा है कि जो टोटल नंबर सिस्टम से लेकर एडवांस तक जो भी है एक एक दो क्वेश्चन सबसे निकल के आ जाए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। यदि हर एक प्रश्न में तो आपको मैथ में कोई परेशानी, कोई भी चीज़ का तैयारी करें, कोई भी गवर्नमेंट तौर का, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, या बैंकिंग हो, या अदर स्टेट एग्जाम्स हो, कोई भी हो, तो आप इसको लगा सकते हैं। प्रत्येक रात 10 बजे आप लोग के लिए ये अवेलेबल हो जाता है। बाकी बात 10 पीएम पे, 10 से 11 पीएम के बीच में आप लोग को पता है ग्रुप डी के लिए पीवाईक्यू कोर्स हो रहा है। और 24 अगस्त 2022 में जो पूछे गए थे आपका शिफ्ट फर्स्ट में, वो क्वेश्चन आज हो चुका है। कल इसके आगामी जो आने वाले जितने भी शिफ्टों में हुए हैं सब क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर बच्चे के पास कर दीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है मैथ्स के लिए। ठीक है, इसमें एक ऐसा है कि इसमें नंबर सिस्टम से लेकर आपका चाहे परसेंटेज हो, या इलिगेशन हो, या प्रॉफिट लॉस हो, या बोट एंड स्ट्रीम हो, चाहे आपका जो भी वर्क एंड टाइम हो, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस हो, हर एक प्रत्येक क्वेश्चन का मेरा रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन का एक दो क्वेश्चन से लेके आए। ठीक है, तो आपको मैथ में थोड़ा सा और बूस्ट नंबर चाहिए, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ये वीडियोस जरूर आप डेली कोर्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग मैथ मैजिक क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली ऐसा वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, चाहे वो पीवाईक्यू के रूप में हो या एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, तो मैथ्स में परेशानी के लिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। आज का पहला नंबर प्रश्न, सभी प्रयोक्ता परीक्षाओं, चाहे वो आप किसी का भी दे रहे हो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप किसी का भी तैयारी कर रहे हो, मैथ सबके लिए है ये। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, साइन 240 और साइन 270 विल बी, इसका वैल्यू का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं साइन 90 आप प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, 90 30 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा। इसी प्रकार साइन 240 को आप क्या लिख सकते हैं, 180 और प्लस 60, जिसको लिख सकते हैं क्योंकि हमको 60 डिग्री का वैल्यू पता है, 180 डिग्री का भी वैल्यू पता है। ठीक, साइन 270 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 90, ये रख सकते हैं। तो साइन 90 का मान क्या आ जाएगा, कॉस, यानी कॉस 30 डिग्री। आप जानते हैं ना, साइन यदि आपका साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और आगे चलते ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर क्या है आपका साइन 180 डिग्री का मान क्या हो जाता है, तो -1 निगेटिव में हो जाता है, तो यानी साइन माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आगे देखते हैं, तो ये ब्रैकेट ऑफ कर लीजिएगा जिससे पता चले ये ब्रैकेट ऑफ। साइन 180 डिग्री का मान आपको पता है -1 होता है 180 डिग्री का मान, तो यहाँ -90। ठीक है, -90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ गुणनफल गुणा चिन्ह है, माइनस माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, साइन 60 डिग्री का आपका मान √3/2 हो जाता है। और साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 हो जाता है, तो ये प्लस में ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये दोनों, तो यहाँ से आप इसका प्रक्रिया कीजिएगा तो 3/4 इज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3/4 इज करेक्ट आंसर, नंबर ऑप्शन 4। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, इसको तोड़ना होता है आपको, क्योंकि आपको जिसका एंगल पता है उसमें इसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न, एक यात्रा को पूर्ण करने के लिए इतने चाल से, यानी 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 50 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, इतना चाल से वो चल रहा है, चाहे वो बाइक से या किसी से भी चल रहा हो, 48 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वो चल रहा है, और उसको एक जगह पहुंचने में 50 मिनट का समय लग रहा है। 50 मिनट का समय लग रहा है, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि जो वो जहाँ तक पहुँचे उसका टोटल दूरी क्या है। टोटल दूरी क्या हो जाएगा, यानी 48 किलोमीटर पर घंटा चाल से चल रहा है, पहुँचने में 50 मिनट उसको उस जगह पर लग रहा है, तो टोटल दूरी क्या है यहाँ से वहाँ तक, कितना दूर है। तो हम जानते हैं दूरी चाल गुना समय होता है, तो चाल आपका 48 है, समय आपका 50 है, लेकिन 48 किलोमीटर पर आवर में है, ये आपका मिनट है, तो इसको आपको आवर में बदलना होगा। तो घंटा में बदलने के लिए आप 60 से भाग दे सकते हैं, 6 से 8 हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो दूरी तय किया वो 40 किलोमीटर दूरी तय किया। किसी को दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 40 किलोमीटर ये दूरी तय किया टोटल, 48 किलोमीटर पर गति से 50 मिनट में। ठीक है, अब आगे ये बोला जा रहा है कि तुमको एक चीज करना है मेरे भाई, कि 10 मिनट कम समय में तुमको पहुंचना। पहले तुम पहुंच रहे थे 50 में,
लेकिन तुम एक काम करो, अब 40 मिनट में हमको पहुंच के दिखाओ। अब हमको तुम 40 मिनट में पहुंच के दिखाओ, क्योंकि 10 मिनट कम में पहुंच के दिखाओ। तो बोला जा रहा है इसका उस समय यदि 40 मिनट में उसको पहुंचाना है तो चाल क्या हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो मेरा निकला था टोटल कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस निकला था, और हमको पहुंचना है कितने समय में, 40 मिनट में पहुंचना है। तो 40 मिनट में पहुंचना है ना, ठीक है, 40 मिनट में हमको पहुंचना है, ठीक है। 40 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 40/40 गुना 60, तो ये चले गए आपका 60 किलोमीटर पर आवर आपकी गति रहनी चाहिए, तब आप ये दूरी 40 मिनट में तय कर पाइएगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए बिहार एसएससी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हमको पता है कि इतना किलोमीटर पर गति जाएंगे तो इतना समय में किलोमीटर मेरा निकल जाएगा, इतना दूरी तय किए, बस इतना दूरी कह के, दूरी तो सेम रहेगा ना भाई। ये बोला जा रहा है समय को कम किया जाता है, दूरी को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, यानी कि दूरी जो पहले था दूरी वही रहेगा, ठीक है, बट समय में कम हो गया था। हम जानते हैं कि समय, हमको चाल निकालना है तो चाल बराबर हो जाता है, चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समय, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ यूज हो जाएगा। और इसी प्रकार आप यहाँ हम इसको दूरी निकालते हैं तो दूरी जो हो जाता है चाल गुना समय, यही आपका दूरी हो गया। ये फार्मूला आपका यहाँ पे समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक नाव की गति स्थिर पानी पे, यानी कि एक बांध था, मान लीजिए एक बांध है, उसमें एक नाव तैर रहा है जो स्थिर पानी, जो आपका जो पानी का जो हलचल, वो हलचल कुछ नहीं कर रहा है, एकदम शांत पानी है, ठीक है, शांत पानी है। इसको चलने में 13 किलोमीटर पर घंटा लग रहा है, ठीक है। तो एक नाव यानी बोट का चाल नॉर्मली कितना है, 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की गति, करंट की गति क्या है, 4 किलोमीटर पर घंटा। धारा किसे कहते हैं, जो पानी में आपका जो आता है ना रफ्तार, धारा जो आता है, ये जो हम लोग अपने भाषा, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि पानी जो है ना हिलकोर मार रहा है, तो इसी तरह पानी हलचल करता है ना, तो बस पानी में जो ये पानी का जो हलचल का जो रफ्तार है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ से आपका बोट का चाल स्थिर पानी में निकल के आ गया, और करंट का जो धारा का जो चाल है, पानी में जो धारा का हलचल का जो चाल है वो 4 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो नाव के धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के प्रतिकूल, यदि धारा के अनुकूल यदि धारा के अनुकूल बोला जाता है तो धारा की दिशा में जाता है, यानी कि यदि मान के चलिए धारा इस दिशा में जा रहा है तो बोट भी नाव भी इसी दिशा में जाएगा, यानी कि नाव का चाल जो भी हो और ये करंट का चाल जो भी है, ये दोनों जुड़ जाता, यानी टोटल मेरा इतना किलोमीटर पर घंटा आ जाता। ये कब होता है, ये डाउन दिशा में होता है, जब सेम डायरेक्शन में। आप अनुमान लगाइए कि आप एक कहीं स्लोपिंग जगह पे ऊपर से आप दौड़ रहे हैं, देखिएगा ऑटोमेटिक आपका रफ्तार बढ़ जाता है। यही आप विपरीत में दौड़ते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे दूरी कम हो जाएगा, ठीक है, यानी चाल आपका घट जाता है। तो इसी तरह बात करें अब दिशा में, क्योंकि ये प्रतिकूल जा रहा है, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत जा रहा है, तो अब दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में पहले 13 था, करंट आपका चाल था, ये माइनस हो जाएगा, यानी 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। 9 किलोमीटर पर आवर आपका गति हो जाएगा। तो आपका दूरी यहाँ पे दिया गया है कितना, 68 किलोमीटर, और आपका चाल जो है तय हुआ कितना, 9 किलोमीटर पर घंटा। तो आपका यहाँ से समय निकल जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 हम लिख सकते हैं, 9 और 5/9, यानी 7.5/9 घंटा इसको लग जाएगा, याद रखिएगा। 7.5/9, 7.5/9, यानी ये आप 7 एक ही ऑप्शन में जा सकते हैं। यदि आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आपको 60 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 100/3 आ गया ना, 100/3 का आप 33.33 तो आप लगभग लिखते हैं, तो 7.33 मिनट, ये आपका मिनट में निकल गया, समझ गए। तो उत्तर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है कि नाव की चाल और धारा की चाल वो आपको एक दिशा में जाएगी तो दोनों जुटेगी, और विपरीत दिशा में आ जाएगी तो घट जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे चौथा नंबर प्रश्न पे। एक संख्या का दशमलव भाग सदैव कितना होता है। कोई भी संख्या करना है, इसको दशमलव में आपको परिवर्तित कर दिया, आपको बताना कि वो संख्या सदैव क्या होगा, एक हमेशा 1 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से छोटा होगा, या हमेशा 2 से बड़ा होगा, या हमेशा 1 से छोटा होगा, या हमेशा 1 से बड़ा होगा।
क्या होगा ये आपको बताना। कोई भी संख्या है, एक संख्या दशमलव भाग सदैव क्या होगा। तो कोई भी संख्या आप पकड़िए, जैसे हम 5 पकड़ लिए, दूसरा संख्या हम 7 पकड़ लिए, 84 पकड़ लिए, कुछ भी पकड़ लीजिए आप, हम 999 पकड़ लिए, ठीक है। तो इसका बोलता है दशमलव भाग। यदि हम दशमलव देना स्टार्ट करें सब में मेरे दोस्त, दशमलव देना हम स्टार्ट करें, आगे दशमलव सबको बिठाते जाते हैं, तो क्या इसका वैल्यू जीरो से बड़ा, सॉरी जीरो से छोटा आएगा? जी नहीं, जीरो से तो बड़ा आएगा। जीरो से तो हमेशा बड़ा आएगा, कोई भी दशमलव वैल्यू रहेगा। ये तो जीरो से भी बड़ा है, तो यानी ये उत्तर आपका नहीं है। क्या दो से बड़ा है? कोई भी दो से बड़ा आपका? जी नहीं, ये उत्तर भी नहीं है। क्या एक से हमेशा छोटा आएगा? तो जी हाँ, आप देख सकते हैं 0.5 हमेशा एक से छोटा है। चाहे आप दशमलव के रूप में कितना भी संख्या लिख दें, हमेशा आपका एक से छोटा ही आएगा, यानी उत्तर इसके अनुसार आपका 3 चला गया, ठीक है। एक से हमेशा बड़ा तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक छोटा, कोई भी संख्या आप लिख ले, तो हम कुछ भी मन में बिठा के संख्या लिख ले, बस कुछ नहीं करना, उसके आगे एक दशमलव लगा देना है, इसका वैल्यू एक से हमेशा छोटा आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। बस ये सवाल पूछा गया था आपसे, तो एक से हमेशा छोटा आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। आपका बैग है, उसमें 25 पैसे का सिक्का भी है और 10 पैसे का भी सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है, और सिक्के का अनुपात जो है वो 1 2 3 में है। अनुपात मतलब होता है संख्या का सबसे मिनिमम रूप में हमको लिखना, ठीक है। यदि आपका एक सिक्का यदि 12 गो था, तो ये 24 हो जाएगा, ये 36 सिक्का हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, ये मिनिमम वैल्यू लिखा गया है, ठीक है। तो आपका इतना सिक्का मान लेते हैं हम, पहले में एक सिक्का, दो सिक्का, 3 सिक्का था, ठीक है। यदि कुल 30 रुपये हैं, यदि टोटल सिक्का को गिना जाए कि टोटल कैलकुलेशन किया जाए, तो आपको 30 रुपये मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कि 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा का सिक्का है। तो 5 पैसे की संख्या की सिक्का क्या होगा ये आपको बताना है। 25 पैसे सिक्का भी थे, 10 पैसे सिक्का भी थे, 5 पैसे सिक्का भी थे, ठीक है। इसका अनुपात कितना रूप में था? 25 पैसा का सिक्का 1 था, 10 पैसे का सिक्का 2 था और 5 पैसे का सिक्का 3 था। ये अनुपात में था, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो संख्या है वही था आपका, एक अनुपात के रूप में। यदि ये 1 था तो 10 पैसा वाला संख्या 2 हो जाएगा, यदि ये 2 है तो यदि ये 2 है तो 10 पैसे वाला संख्या 4 हो जाएगा, ये 12 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एक को 2 से गुना कीजिएगा तो सब मल्टीप्लाई होगा, अनुपात का वही मतलब है। तो 25 पैसे का सिक्का 1 है तो टोटल 25 पैसा आपके पास आया, ठीक। 10 पैसे का 2 सिक्का है तो यानी 20 पैसा टोटल पास आपके पास हो गया। 5 पैसे का 3 सिक्का है तो टोटल 15 पैसा हो गया आपके पास, ये सब पैसे में है। तो टोटल कितना पैसा हो गए? तो 20 और 25 20 45 और 45 15 60 पैसे हो गए आपके पास टोटल। क्या मैं बोल सकता हूँ आपके पास टोटल 60 पैसे हो गए? तो 60 पैसा जो आपके पास टोटल हुआ, ये कितना सिक्के में है? तो टोटल कितना सिक्के है? पहले 5 पैसा के 3 सिक्के, 3 दू 5 सिक्के और एक 6 सिक्के, यानी कि टोटल 6 सिक्के हैं। टोटल 6 सिक्के का कितना वैल्यू पैसा में निकला? 60 रुपया निकला। यहाँ तक समझ गए सब? टोटल 60 पैसा का वैल्यू 6 सिक्के के बराबर है। तो टोटल रुपया आपके पास है कितना? टोटल 30 रुपया है। तो क्या ये पैसा आया? तो इसको भी पैसा में कन्वर्ट कीजिए, आप पैसा में कीजिएगा, यानी 3000 पैसा का कितना सिक्का ये आपको बताना। जब 60 पैसे को हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत 6 सिक्के आ जाते हैं, 6 सिक्के बराबर 60 पैसे होते हैं। तो आपके पास 3000 पैसे हैं तो कितना सिक्के आएंगे? तो आप बोल दीजिएगा यहाँ से गुरुदेव 300 सिक्के आएंगे। टोटल 300 सिक्के आएंगे, टोटल 300 सिक्के आएंगे। तो 25 पैसा का कितना सिक्का था? एक सिक्का था। 10 पैसे का कितना सिक्का था? दो सिक्का था। 5 पैसे का कितना सिक्का था? 3 सिक्का था। तो टोटल यहाँ से अनुपात में योग कितना हो गया सिक्के का? तो 6 सिक्के हैं जो अनुपात में है, लेकिन टोटल सिक्के हैं कितना आपके पास? टोटल सिक्के आपके पास हैं कितना? 300। तो बस एक का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा 6 पंचे 30। अब बस डायरेक्ट आपसे बोला जाए या कुछ भी किया जाए, डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा कि 25 पैसे का संख्या मेरे पास 50 वो है, 10 पैसे का संख्या का वैल्यू मेरे पास 100 है और 3 पैसे का वैल्यू मेरे पास 150 है। यानी कि 150 संख्या 5 पैसे का है, 100 संख्या 10 पैसे का और 50 संख्या 25 पैसे का। पूछा क्या गया है? 5 पैसे का संख्या। तो 5 पैसे ये था, इसका आपका क्या था? सबसे मिनिमम रूप 3 था, तो 3 का वैल्यू आपका 150 निकल के आया, यानी 150 सिक्के आपके टोटल है। समझ गए? ठीक है। मैथ्स को लिखना कम है, समझना ज़्यादा है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप जब भी एग्जाम्स हॉल में एग्जाम्स में बनाते हैं प्रश्न, तो उसको लिखने कम कोशिश कीजिए, माइंड में कैलकुलेटिव करने ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको यहाँ से समझा दिए, ऐसा प्रश्न
यदि आप ये क्वेश्चंस आज देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत में, कोई प्रश्न में परेशानी आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। बहुत आसान शब्दों में बता दिया हम। ठीक है, ये आपका सिक्कों की संख्या है दोस्त, ये आपका सिक्कों की संख्या है, बोला बोला गया ना, सिक्के की अनुपात है, ये मिनिमम अनुपात है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न, राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, जब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी शादी के वक्त उसका बहन 10 वर्ष उससे छोटी थी। अब उसकी बहन की आयु क्या होगा? एमटीएस, ग्रुप डी, ईटीसी, मतलब बहुत प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो एक व्यक्ति था, उसका पहले वर्तमान आयु होगा शादी के वक्त, सॉरी पहले की आयु, पहले की आयु जो शादी से पहले होगा, और अभी जो वर्तमान आयु होगा, यानी कि ये शादी के समय का, ये शादी अभी के समय, फिलहाल के समय का। ठीक है, तो ये 5-6 के अनुपात में, यानी जो पहले 5 था तो अभी वर्तमान 6 हो गया, यानी जो पहले 5वां साल में था अब 6ठा साल हो गया, यानी कि 1 साल का डिफरेंट आ गया यहाँ से। ठीक है, 5-6 के अनुपात में थी। तो उसकी शादी के वक्त उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष छोटी थी। शादी के वक्त, शादी तो इसी समय हुआ था, यही शादी का समय है आपका, यही तो शादी का समय है। शादी के वक्त उसकी बहन इससे 10 वर्ष छोटी थी। ठीक है, अब मान लीजिए जो भी इसका एज होगा इससे 10 वर्ष छोटी होगी, लेकिन राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये तो मेरा वर्तमान है, ये तो मेरा शादी के समय है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। ये आपका शादी समय का एज है 5x, ये अभी वर्तमान आपका है 6x। क्या ये दोनों का अंतर 1 साल के बराबर नहीं हो रहा है? ये दोनों का अंतर x का वैल्यू तो आ रहा है, एक लिखे या हम x लिखे, x का तो वैल्यू आ रहा है, यानी 1 साल का, इसका तब 1 साल का आ रहा है। लेकिन इसका 1 साल का अंतर दिया कितना गया? राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुआ था, साफ साफ बोला रही 8 वर्ष पहले हुआ था, तो यानी x का वैल्यू 8 साल हो गया। समझे, इसका वर्तमान आयु है, इसका 8 साल पहले वाला आयु है, तो x का वैल्यू पता चल गया। तो इसका आपको पहले जिस समय शादी हुआ था उस समय राजन का जो एज होगा 40 साल होगा। क्या आप इतना मान गए? जिस समय शादी हुआ था उस समय राजन का एज जो हो रहा था 40 साल हो रहा था, और वही ये बोला गया है, तो उस वक्त जिस वक्त शादी हुआ था उसी वक्त इसकी आयु 10 वर्ष कम थी इससे, यानी कि इसकी बहन की आयु इससे 10 वर्ष कम थी, यानी 30 साल थी उस समय की, शादी के समय की। और बात अभी यदि वर्तमान आयु की बात करें तो अभी कितना साल आ गए हैं हम लोग? तो 8 वर्ष पूर्व का बात हो रहा था, शादी जो हुआ था 8 वर्ष पूर्व हो रहा था, तो अभी कितना हुआ? तो 8 अभी वर्तमान में आने के लिए 8 प्लस करना होगा, यानी 38 ईयर्स आपका एज करेक्ट आंसर होगा, यानी 38 साल उसकी बहन की उम्र अभी की हो रही है। ठीक है, शादी की उम्र पूछता तो 38 साल उसको बताते, लेकिन अभी उम्र, सॉरी शादी का उम्र पूछता यदि मतलब राजन का जो शादी हुआ था उस समय उसकी बहन कितनी साल की थी? तो 30 साल की थी। और अभी वर्तमान कितना साल इसकी हो रही है उसकी बहन की? तो 38 साल हो रही है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे प्रश्न पे। 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का एचसीएफ क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसमें समय नाम मात्र की तरह देना होता है। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे एचसीएफ, यदि इस प्रकार प्रश्न आ जाए, यदि आपको एचसीएफ कहे, यदि हर एक्स है, मान लीजिए एक्स है, वाई है, यदि इस प्रश्न आ जाए, यदि आपको बोले एचसीएफ क्या होगा, तो ऊपर वाला का एचसीएफ कर दीजिएगा, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिएगा। समझ गए? इसी प्रकार यदि एलसीएम में आए कोई संख्या x/y का, तो ऊपर वाला यदि एलसीएम पूछे तो ऊपर का एलसीएम ले लीजिए और एचसीएफ नीचे का। ठीक है, यानी कुछ भी पूछे, ये दोनों में आपसे कुछ भी पूछे, जो पहले पूछेगा आपसे, जो भी पहले आपसे पूछेगा उसको ऊपर का कैलकुलेशन करना सबसे पहले। जैसे मान के चलिए एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला को एलसीएम लेना, जैसे ये एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेना। तो क्या पूछ रहा है? एचसीएफ, तो ऊपर वाला का एचसीएफ लीजिए। 2, 8, 10 और 32 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो एचसीएफ आपका वही होगा जो मिनिमम रहेगा, या तो वो होगा या इससे छोटा होगा। ठीक है, क्या 2 सबको विभाजित कर रहा है? 2, 8, 10 को 32, जी हाँ, यानी एचसीएफ इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ 2 आ जाएगा। और नीचे वाला का एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो एक संख्या 3 है, 9 है, 27 है, 81। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका?
इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये बड़ी संख्या सबसे कौन है, 81 है सबसे बड़ी संख्या, इसके बाद 27 आपका दिख रहा है, इसके बाद 9 आपका दिख रहा है, इसके बाद 3 आपका दिख रहा है। क्या ये 81 सबसे विभाजित है, 27 से जी हाँ, 9 से जी हाँ, 3 से जी हाँ, यानी एलसीएम 81 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा 2 बेटे 81 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसीलिए बता दिए कि एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का एचसीएफ ले लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम कर दीजिए, यदि एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला का एचसीएफ कर दीजिए, बस इतना करना है आपको, और मिनिमम वैल्यू में उसको तोड़ देना। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पे। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, दो प्रवेशिका पाइप ए और बी है, 22 घंटे और 23 घंटे में एक खाली पात्र को भर सकते हैं, यानी कि ए एक पाइप लगा था, एक ऊपर पे आपके छत पे टंकी था, ए 22 घंटे में उस टंकी को भर रहा था, बी 33 घंटे में उस टंकी को भर रहा था। ठीक है, तो दोनों को एक साथ समय पर खोला गया, दोनों को एक साथ चालू कर दिया हम दोनों पाइप को, लेकिन पाइप ए यानी जो शुरू वाला पाइप था उसको टैंकी भरने से 3 घंटा पहले बंद कर दिया। जब टैंकी भरने वाले थे 3 घंटा जो रुके थे, 3 घंटा में टैंकी भर जाता तो हम उसको बंद कर दिए। तो दोनों पाइपों को इस पात्र में भरने में कुल कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो ए टैंकी ये 22 घंटे में भर रहा था, बी टैंकी ये 33 घंटे में भर रहा था। तो टैंकी का तो एक क्षमता होगा मेरे भाई कि इसमें कितना पानी आ सकता है, तो हम इसको सिंपल निकालने के लिए इसका एलसीएम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ सबसे मैक्सिमम संख्या जो रखा जाए जो दोनों से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो क्या 33 यहाँ रखने पे आपका संख्या 22 और 33 से विभाज हो रहा है, नहीं 22 से तो विभाज हो रहा है, सॉरी 33 से तो विभाज, लेकिन 22 से नहीं होगा, तो इससे दुगुना लेना है आपको। तो 66, क्या 66 दोनों से विभाज हो रहा है, जी हाँ, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ए जो है 1 घंटे में कितने इकाई पानी भर रहा है, ये तो बोल दीजिएगा 3 इकाई पानी भर रहा है। ठीक है, बी 1 घंटे में कितने इकाई भर रहा है, तो 2 इकाई भर रहा है। ठीक है, समझ गए, 2 इकाई भर रहा है। तो यहाँ बोला गया है आपसे कि लेकिन ये पात्र भरने से 3 घंटा पहले बंद करना पड़ा, ए को तो आप 3 घंटा पहले ही बंद कर दिए भरने से, तो हमको ये पता करना कि यदि 3 घंटा वो लास्ट तक चालू रहता तो वो कितना भर देता, तो 3 9, यानी 9 इकाई वो भर देता, 9 इकाई तो वो कंप्लीट भर देता ना, तो यानी 9 इकाई तो नहीं भरा होगा, 9 इकाई तो नहीं भरा होगा, यानी 9 इकाई आपका जो जितना टोटल इकाई था, यानी टोटल टोटल जो हम इसको वर्क बोल दें या टैंकी की क्षमता बोल दें, टोटल 66 था, इसमें 9 इकाई ऐड होगा। ठीक है, कितना हो गया आपका 75। अब दोनों मिलके करेगा, क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ चीज था ये बी में बांट दिए, तो 5 से 15 आवर्स, तो 15 आवर्स में आपका टैंकी कंप्लीट रूप से भर देगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने का फेर है, यहाँ से आपको समझना है, सिर्फ इसका काम क्रिया कर देना, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक घन है, बिल्कुल बच्चे वाले सवाल है, देख सकते हैं 8281 घन किसी का नहीं हो सकता, 8000 हम जानते हैं 20 का क्यू है, 9000 ये किसी का नहीं है, 99949 ये भी नहीं है, तो आपका उत्तर आ गया बी। ठीक है, एक दो प्रश्न इस तरह मिल जाते हैं, जब सोए रहते हैं ना एग्जामिनर तभी ऐसा प्रश्न सॉल्व कर सेट कर देते हैं वो। ठीक है, चलते हैं आगे तरफ। एलपी 2024 में पूछा गया प्रश्न है, समान लंबाई की दो ट्रेन है, जो ए है उसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो बी दूसरा चाल है उसका 40 किलोमीटर पर घंटा है, बट दोनों की लंबाई समान है, ये आपको याद रखना है। एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 50 सेकंड में पार कर, यदि एक दिशा में दोनों ट्रेन चल रही है तो इसको क्रॉस करने में, इसको इसको टपने में, उसको पार करने में 50 सेकंड का समय लग रहा है। तो यदि ये विपरीत दिशाओं में चल रही होता तो बोला जा रहा है कि दो ट्रेन था, एक ट्रेन का चाल 60 किलोमीटर पर आवर था, दूसरी ट्रेन का चाल 40 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, तो ये एक दूसरे की ओर जा रहा था, एक दूसरे की ओर जा रहा था, सॉरी हाँ, एक दूसरे समान लंबाई के दो ट्रेन है, एक ही दिशा में जा रहे थे, यानी ये इस दिशा में जा रहा है तो ये इस दिशा में जा रहा है। तो कोई भी ट्रेन, याद कीजिएगा, कोई भी ट्रेन जब डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जाता है ना तो उसका चाल घट जाता है, उसका चाल हमेशा घट जाता है। तो यानी जो 60 किलोमीटर था ये 40 किलोमीटर था, तो फाइनली इसको यदि ये क्रॉस करेगा तो इसका चाल क्या रहेगा आपका, तो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका चाल क्या आ गया आपके पास, 20 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कितना समय लगा रहा है पार करने में, 50 समय लगा रहा है। क्या मेरे पास यहाँ से दूरी निकल के आ जाएगा,
चाल गुना समय तो हम जानते हैं दूरी है, ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आपका सेकंड में है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट आपको करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 8 बटे 5 कर लेते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं चाल 20 किलोमीटर पर आवर है फाइनली। तो यहाँ से हो गया 5 बटे 18 मीटर, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से हम गुना करते हैं उसको। तो यहाँ से आपका क्या दूरी निकल के आ जाएगा, तो आपका दूरी क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो आपका दूरी निकल के आ जाएगा, तो इसको यदि 2 से ले लेते हैं आप, 2 से 10, 2 से 9 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका सॉरी 2500/9 कितना मीटर। ये आपका क्या निकला, ये आपका क्या निकला, ये आपका ट्रेन का लंबाई निकला, ये आपका ट्रेन की लंबाई है, जिसको हम दूरी बोल रहे थे वो ट्रेन का लंबाई निकला, ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई कितना है, इतनी है। चलिए अब आगे की ओर क्या बोला जा रहा है दूसरा में, कि यदि ये इतना मीटर है, यदि ये एक दिशा में चल रहा होता, यदि एक दिशा में चल रहा होगा तो 50 सेकंड में ये क्रॉस कर देगा, तो आप लोग को पता है। यदि ये विपरीत दिशा में चलता, यानी कि ये भी इधर से ट्रेन जा रही है और ये भी इधर से ट्रेन आ रही है, तब इस कंडीशन में क्या होता, इस कंडीशन में चाल जुट जाता है। तो चाल दोनों जुटेगा तो चाल क्या आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको आपको सेकंड में आंसर देना है, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, गुना 5 बटे 18, यानी हम बोल सकते हैं 250/9, क्या हम बोल सकते हैं ना 250/9, ठीक है, 250/9 क्या मीटर पर सेकंड, यहाँ से आ गया। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, तो ट्रेन का लंबाई आपके पास दिया गया है, क्योंकि दोनों का है, चाहे आपका डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई झुकता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल ट्रेन की कुल लंबाई निकल आया, और इसमें कितना सेकंड से ये क्रॉस करेगा, इससे भाग दे दीजिए, इसमें आपका टाइम निकल जाएगा, तो यानी 2500/9/9/250, तो ये चला गया यहाँ से 10 सेकंड, यानी टोटल एक दूसरे को क्रॉस करने में इसको 10 सेकंड का समय लगेगा, यदि विपरीत दिशा में, और यदि सेम डायरेक्शन में हो तो 50 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या स्वयं की 19 गुनी हो जाए तो नई परिधि वास्तविक परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। तो बोला जा रहा है कोई एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 19 गुना, यदि पहले त्रिज्या आर था तो अब 19 आर हो रहा है, समझ गए, जो पहले आर था अब 19 आर हो रहा है, तो इसका परिधि जो होगा वास्तविक परिधि से कितना गुना, जो पहले परिधि था अब परिधि करेंगे कितना गुना होगा, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला है 2πr, तो इसका भी हो जाएगा 2πr, तो आर के जगह पे आर का वैल्यू रखा जाएगा, इसका ये रखा जाएगा, तो 2π दोनों में कॉमन है, बस सेम टू सेम, यदि 19 गुना बढ़ा तो इसका परिधि भी 19 बढ़ेगा, समझ गए। इसका यदि त्रिज्या बढ़ गया 19 तो परिधि भी 19 बढ़ जाएगा, समझ गए, क्योंकि दोनों में दो दो 2π कॉमन है, बचा आर ही, जितना बढ़ाएंगे उतना यहाँ इसका परिधि में बढ़ेगा, बट एरिया में इसका बदल जाता है। एरिया में क्यों बदल रहा है, क्योंकि एरिया इसका स्क्वायर था, इसका एरिया यदि इतना होता तो इसका एरिया 361 स्क्वायर हो जाता, आर स्क्वायर, समझ गए, 361 गुना हो जाता, लेकिन इसमें 19 गुना हो रहा है, ठीक है। तो आपका सेम रहेगा, यानी 19 गुना बढ़ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि इस अनुपात को 3:5 में बदल दिया जाता है तो मिश्रण में अतिरिक्त पानी कितने लीटर डालना होगा, ये बोला गया आपके पास 84 लीटर का एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, यानी कि मिल्क और वाटर जो था वो 3:4 के अनुपात में था। टोटल कितना था आपके पास, 84 लीटर था, ठीक है। तो जब रेशियो में हमको पता है तो यहाँ से मेरा टोटल निकल जाएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि इस अनुपात को आपको बदल देना, किस में बदलना है, बदलना तो सेम में ही है, मिल्क और वाटर में ही बदलना, लेकिन अनुपात बदल देना, अनुपात 3:5, जो पहले 3 लीटर आता था अब 3-4 लीटर आता था, तो अब 3-5 लीटर है, यानी दूध कम होना चाहिए, पानी बढ़ा जाना चाहिए, ऑटोमेटिक पानी बढ़ा है यहाँ, ठीक है। तो ये जो पहले अनुपात था दूध और पानी का, इसमें टोटल तो 84 लीटर था, तो प्रत्येक का कितना कितना लीटर हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल तो 84 लीटर है ना, टोटल रेशियो का योग कितना है, 7 है यहाँ से, यानी 7 का वैल्यू 84, एक का आपका हो जाएगा कितना 12, तो यानी 12 या 36 लीटर आपका दूध है, अब बरचौक 48 लीटर आपका पानी है, पहले समझ गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। कि मिल्क यदि आपके पास 36 लीटर था तो 48 लीटर आपके पास पानी था, तो बोला जा रहा है कितना पानी मिलाना होगा, अतिरिक्त पानी कितना जाएगा इसमें, तो अतिरिक्त पानी जा रहा है,
दूध के साथ छेड़खानी नहीं हो रहा है। दूध जो पहले 36 लीटर था, अब भी इसका दूध 36 लीटर ही होगा। दूध में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ पानी मिला रहे हैं आप, समझ गए। तो यदि दूध इसका अनुपात 3 का अनुपात 36 हो गया, तो 1 का अनुपात जानते हैं 36 12 या 36 होता है 12, 1 का अनुपात 12 हो गया तो 60 का अनुपात 5 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 लीटर हो जाएगा। तो पहले दूध कितना था, पहले पानी आपके पास कितना था, 48 लीटर। अब पानी कितना हो रहा है आपके पास, 60 लीटर। कितना पानी आप डाले इसमें, 12 लीटर। 12 लीटर पानी मिलाने पे आपका रेशियो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 12 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये मिश्रण में था, इसी मिश्रण में इसका अनुपात दिया गया था, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका अनुपात दिया गया था, तो इस अनुपात में हम बांट लिए। अब फिर इसको हमको इस अनुपात में कन्वर्ट करना था, लेकिन दूध को नहीं बदला जा रहा था, पानी डाला जा रहा था। दूध जो पहले 36 था, अब भी 36 ही होगा, तो यानी दूध का वैल्यू 3 का वैल्यू 36 ही रहेगा। यहाँ से आपका 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पे। 7 संख्याओं का औसत 53 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा, आपको बताना। ऐसा प्रश्न बहुत बार बार पूछे जाते हैं। ये कांस्टेबल शायद आरपीएफ में पूछे गए थे, आरपीएफ में पूछे गए थे, और शायद बिहार पुलिस में भी एक बार क्वेश्चन देखने मिले थे। ठीक है, तो 7 संख्याओं का औसत आपके पास 53 है। ये आपका औसत अंक है, एवरेज है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत आपके पास 53 दिया गया था, और बोला जा रहा था कि प्रत्येक में 7 संख्याओं में, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है। आपके पास 7 संख्याएं हैं, प्रत्येक में आप 6 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहे हैं, तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि टोटल अंक 42 जुटा होगा सातों संख्या में। अरे मेरे भाई, 6 6 6 6 टोटल 7 बार ना जुटेगा, 6 बार 6 टोटल 7 बार जुड़ेगा, तो क्या 42 मेरा नहीं जुटेगा नंबर, डायरेक्ट में बोले तो डायरेक्ट 42 जुटेगा। लेकिन औसत मेरा 53 है, यहाँ पूछ रहा है नया औसत क्या है, तो नंबर तो जुटेगा 42। तो कितना नंबर का 42 जुटेगा, कितना नंबर हम जोड़े, 7 नंबर जोड़े, क्या 7 से भाग देने पे एवरेज नहीं आ जाएगा, यानी 6। यानी एवरेज में 6 जुटेगा, और नंबर में जुटता तो 42 जुटता। एवरेज में 6 जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ से 59 उत्तर निकल के चले आया। तो क्या था इसमें, आप ही बोलिए। क्यों हम 1 घंटा टाइम निकाले, पहले आप 7 से क्या करते हैं हम बताते हैं ना, क्या कीजिएगा, आपको पता है ना आप क्या कर सकते हैं। इसको देखिए कैसे करते हैं आप, 7 गुना पहले 53 करते, यहाँ से लिखते 21 2 35 37 इतना लिखते। फिर आप सब में 6 जोड़ते, 6 7 संख्या में यहाँ 42, फिर आप 42 लिखते, 2 1 3 7 4 11 413। तब फिर संख्या में आप 7 से भाग देते, तो 7 बचे 35 और 7 9 63। आप ऐसा करते, तो डायरेक्ट हम इसी तरह कर दिए, तो क्या गलत किए बताइए आप। ठीक है, तो ये मेथड सब पता रहेगा तो आपको एक्चुअली 110% आपका 110% आपका समय जो है ना, समय बचत हो जाएगा इस मेथड से। समझ गए, इस मेथड से। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले नंबर क्या है आपका 54। बार दोनों के ऊपर है, तो यानी हम जानते हैं कि बार को हटाते हैं, जितना पावर पे बार रहता है उतना डबल लाइन आके खड़ा हो जाता है नीचे। ठीक है, ये प्लस है, प्लस है। 23, क्या 23 दोनों पे पावर बार है, जी नहीं, एक पे पावर बार है। तो एक पे पावर बार का मतलब है कि जिस पे पावर बार नहीं है टोटल में माइनस करो, यानी टोटल संख्या था 33, इस पे नहीं है तो इसको भगाओ यहाँ से, तो -2 कर दीजिए इसको। किस पे पावर बार है उतना आपको 9 देना होगा, जिस पे नहीं है उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आपका 21/90 निकल के आया, तो यहाँ हम 21/90 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका क्या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 990 आएगा। तो ये आपका कितना 540 हो जाएगा, प्लस ये आपका कितना आएगा 11, और 11 से यदि करते हैं तो क्या 231 निकल के आ रहा है, जी 231 आ रहा। तो आपका ये प्लस कीजिएगा 1 7 771/990 इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 771/990 कहाँ पे है, 771/990 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो जाएगा। सिर्फ इसको आप ध्यान, यहाँ 2 पे या 23 पे पावर डबल पे नहीं है, सिंगल पे। ठीक है, सिंगल पे करते हैं तो टोटल संख्या में जिस पे नहीं है उसको घटा देते हैं, और जितना पे बार है उसको इतना एक पर 9 देते हैं, जिसको नहीं देते हैं उसको 0 बराबर रख देते हैं हम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है, लोहे का एक ठोस गोलार्ध है जिसको पिघलाकर 9 सेंटीमीटर ब्याज और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक लंब वित्तीय बेलन के आकार में डाला जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जामिनर स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए ये सवाल डाला जाता है, सिर्फ भ्रमित करने के लिए।
मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्या देखिए, बेलन का आयतन खोज रहा था, तो हमको पता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर आर एच होता है, ठीक है। तो आप बेलन का खुद बाय खुद त्रिज्या भी बता रहे हैं कि त्रिज्या आपका कितना है, 9/2 है, यानी व्यास यदि 9 है तो त्रिज्या तो 9/2 सेंटीमीटर होगा ना। त्रिज्या आपका है, ऊंचाई आपका 42 सेंटीमीटर है, और बोल रहे हैं आप आयतन बताइए। और एक लोहे को ये झूठ मूठ कन पिघलवा रहे हैं, इसको क्यों पिघलवा रहे हैं, इसको मत पिघलवाते, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है इसको देख के कि क्या मैं इसको साथ में लेके चलूँ या इसको करूँ। सिर्फ पूछा कुछ नहीं गया, सिर्फ आयतन पूछा गया, तो पाई आर स्क्वायर का एच के बराबर रखना। तो पाई का वैल्यू 22/7, तो यहाँ से 9/2/9/2, और एच का वैल्यू क्या है 42 है, 42 हो जाएगा, 7×6 = 42 हो जाएगा, 2 से 3 चले जाएगा, 2 से 11 चले जाएगा, ठीक है। ये दोनों गायब हो गए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 99×27 आ गया ना। तो 9×7 = 63, यानी इकाई अंक पे क्या आएगा आपका 3 आएगा, यानी 2673 इकाई अंक पे, एक ही के इकाई अंक पे आपका 3 है, ठीक है। तो उत्तर आपका 2673 हो जाएगा। 2673 इज करेक्ट आंसर, समझ गए। कुछ पूछा नहीं गया था, सिर्फ बेलन पूछा गया था, तो ये सब पे ध्यान नहीं देना, इसलिए बोलते हैं बार बार एक बार क्वेश्चन पढ़ ले। ऐसे सीजीएल में पूछा गया, बताइए इतना इजी सवाल, ये पाई का वैल्यू है, ये पाई है, टी नहीं ये पाई है, इतना इजी सवाल से सीजीएल में पूछा, क्यों, क्योंकि माइंड का यहाँ खेल कर रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। 6 अंकों की संख्याएं दिया गया है आपके पास, इसमें एक अंकीय सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाती है तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो वो संख्या क्या है, बोला गया है 91030000 प्लस एक संख्याएं x को मान लेते हैं हम कि सबसे एक अंक की संख्या, यदि जीरो में कितनों एक अंक की मैक्सिमम भी एक अंक की संख्या हम ले लें तो 9 होता है, तो यानी 9 ही आएगा, यानी आगे वाले भाग को नहीं जोड़ेगा, सिंपल ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें x जोड़ा जाता है, तो ये संख्या को देखा जाता है 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, डिविजिबल हो जाती है, ठीक है। तो यदि हम x इसमें जोड़े, क्या मेरे पास संख्या ये लिख के नहीं आएगा 91,030x, क्योंकि एक संख्या ही जुट रहा है इसमें, बेटे 11, ठीक है, बेटे 11 हो जाएगा। अब आपको विभाजकता का नियम पता रहना चाहिए, अब आपको विभाजकता का नियम पता, यदि नहीं है तो आप फिर डायरेक्ट यहाँ से भाग दे के अगर 88 कीजिए, फिर अगर दूनी 22, 11 कहीं 11 करते रहिए आप, ठीक है। तो विभाजकता का नियम A to Z जो इसका कॉन्सेप्ट है A to Z इस चैनल पे आपको डाला गया है ऑलरेडी, तो जाके नहीं देखे हैं तो जाके ये देख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आपको 100% और हर एक प्रश्न में आपको इससे सहूलियत मिलेगा, ठीक है। तो 11 से डिविजिबल का नियम क्या बोलता है कि आप विषम वाले संख्या का योग कीजिए, विषम वाले संख्या का योग प्लस सम वाले संख्या का योग करके माइनस कीजिए, वो 0 या 11 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम विषम वाले संख्या का योग करते हैं, तो 90909, ठीक है, 9 माइनस सम वाले संख्या करते हैं 3 1 4 प्लस एक्स, यानी 4 प्लस एक्स बेटे 11। ये 11 से या तो विभाजित होना चाहिए, या तो इसका जो उत्तर ऊपर का आना चाहिए, ठीक है, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ठीक है, या 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो x के जगह पे आप क्या रखेंगे कि जिसका मान 0 या 11 के बराबर आ जाए, x के जगह पे क्या रखेंगे, तो x के जगह पे आप सिंपल एक ही चीज आपके दिमाग में जाएगा कि x के जगह पे गुरुजी यदि 5 रखा जाए यहाँ पे, तो 5 4 9 9 में 9 जाएगा 0, यानी x का वैल्यू आप 5 रख सकते हैं, तो x का वैल्यू आप 5 रख सकते हैं, इज करेक्ट नंबर ऑप्शन 1, समझ गए। कुछ प्रश्न में नहीं था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इतना महान है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 11 से भाग भी दे सकते हैं आप, 30x देते रहिए, निकालते रहिए, इस तरह आप करते रहिए, दूसरा विद्यार्थी 5 क्वेश्चन करके निकल जाएगा आगे, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। इसमें सबसे बड़ी संख्याएं बता देना क्या है, ये थोड़ा कॉमन साइंस है, और डायरेक्ट आप लोग 2 बेटे 3 है, 9 बेटे 87 और 20 बेटे 21 और 45 बेटे 66 है। अब डायरेक्ट ये नहीं कि देखे और तुरंत कॉर्नर घुस गए, देखे तुरंत कॉर्नर घुस गए, देखे तुरंत, ऐसा नहीं करना। पहले एक बार, बार बार यही बोलेंगे हम कि एक बार पहले प्रश्न को आप देख लीजिए ध्यान से, पढ़ लीजिए ध्यान से, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे देखिए 2 बेटे 3 का वैल्यू क्या होता है, इतना आप नहीं जानते हैं। 2 बेटे 3 को यदि 3 से भाग देंगे, दशमलव का काम एक 0 हो जाएगा, 3 6 18 यानी 0.6, 2 बेटे 3 का वैल्यू 0.6 के लगभग बराबर। यदि इसको हम करेंगे तो यहाँ पे दशमलव का काम 0 हो जाएगा, यानी दशमलव 0.1 के लगभग आ जाएगा ये, ठीक है। इसको यदि हम करते हैं तो 0.9 के लमसम आ जाएगा, नहीं, दशमलव देंगे 0 होगा, 9 करेंगे, 9 का 9 9 दूनी 18, 0.9 के समथिंग आएगा, लगभग में हम ले रहे हैं।
इसको यदि हम करते हैं मेरे दोस्त तो इसको 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 7×6 = 42 लगभग 0.7 के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास संख्याएं निकल के आया सबका दशमलव रूप। तो बोला गया इसमें सबसे बड़ी क्या, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, इसमें आपको नहीं बता सकते हैं आप सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या नहीं, 0.6, 0.1, 0.9 की 0.8, 0.9 तो निकल के आ रहा है 20/21 का, तो वैल्यू 0.9 है। तो 0.9 20/21 आपका करेक्ट आंसर। बताइए क्या है इसमें। आप पेन भी नहीं उठाइएगा, मेरे ख्याल से आप पेन भी नहीं उठाइएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन से कर सकते हैं। हाँ ये 0.6 है, हाँ इसको 0 पॉइंट ये आपका कितना 7 है, हाँ ये 0 पॉइंट आपका 1 है, हाँ 0 पॉइंट ये आपका 9, यदि ये होगा उत्तर। बस क्या जरूरत है इतना कैलकुलेशन करने का, समय बचाना है ना आप लोग को, तो चाहे आप जिस विधि से भी बनाए आंसर निकलना है आपको और समय बचाना है, ठीक है। 18वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 7600 रुपये का निवेश किया जाता है। यदि 5 वर्ष बाद राशि वापस ले ली गई तो कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया गया था, तो शेष कितने रुपये बचेगा इसके पास, ये आपको बताना है। 7600 रुपया आपके जेब में था, आपके घर वाले बोले कि जाओ बेटा इसको 8% की दर से 5 साल के लिए इसको साधारण ब्याज पे लगा दो, पैसा जाके तुम इन्वेस्ट कर दो कि सालाना 8% ब्याज देगा और 5 साल तक आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा, निवेश किया हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 7600 का ब्याज मेरा कितना निकल जाएगा, 7600 का साधारण ब्याज कितना निकल जाएगा। तो यानी 7600 का कहीं ना कहीं 8×5 = 40% करना होगा, 40% करना होगा ना है। तो क्या ब्याज निकल के आएगा, 3040 रुपया आ जाएगा। अरे मेरे भाई 7600 का हम 40% करते हैं तो 40% का वैल्यू 4/10 इसको करते हैं तो क्या नहीं निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ना। तो यहाँ हम बोल दिए कि 7600 का 40%, यानी ये क्या निकला आपके पास, ब्याज निकला 5 साल का, समझ गए। ये आपका ब्याज 5 साल का निकल चुका है, ये आपका ब्याज निकल गया। तो ये आपका ब्याज, टोटल जितना आपका मूलधन इन्वेस्ट किए थे वो भी तो लीजिएगा, वहां से ऐसा थोड़ी है ब्याज लेके घर चले खुश हो जाइएगा कि हाँ देखिए 7600 रुपया का 3040 ब्याज ले लिया और मूलधन वहीं छोड़ दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये निर्माण करेगा आपका मिश्र धन का, मिश्र धन मतलब कि मिला हुआ धन, टोटल ब्याज जो भी हो टोटल टोटल मिला हुआ धन। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो 0 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 10 620, 10 640, क्या 10 640 आएगा, ठीक है। तो अब बोला गया कुल राशि जो वो ली थी, जो प्राप्त की थी, उसका आधा हिस्सा शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया गया। तो निवेश निवेश आधा हिस्सा कर दिया, तो आधा हिस्सा जो निवेश कर दिया, तो जो बचा हुआ आधा बचा हुआ जो आधा हिस्सा होगा वो भी तो आधा हिस्सा होगा बचा हुआ। तो 5320 यानी 5320 इन्वेस्ट किया और इतना ही धन इसके पास बचा है 5320 रुपया, ठीक है। क्या दिक्कत था बताइए, एक लाइनर क्वेश्चन से क्या दिक्कत है, एक लाइनर सॉल्वर है क्या। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना का आपको ब्याज निकालना था, ब्याज निकाल टोटल आपको मिश्र धन निकाल कितना रुपया लौटेगा इसका हाफ करके हाफ करना था, बस यही करना था आपको। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। उन दो संख्याओं का गुणनफल बताइए जिसका लघुत्तम समावर्तक 9017 और महत्तम समावर्तक 1 है। ऐसा प्रश्न कल भी आया था, CHSL और ALP में भी पूछा गया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कल भी आया था और आपको कल नोट्स भी लिखवा दिए थे इसका बड़ी अक्षरों में। क्या लिखवाए थे बताए, लिखवाए थे कि दो सअभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। क्या नहीं लिखवाए थे, याद आ रहा है कुछ, रिकॉल कीजिए, आ रहा है कुछ याद, क्या लिखवाए थे ये आपको। चाहे वो ग्रुप डी वाला, ग्रुप डी का जो चलता है सेट, या तो उसमें है, या जो ये आपका सब कम्पिटिटिव के लिए चलता है, या तो इसमें था, दोनों में से तो कोई एक में कराए थे हम, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ आपका एक आ रहा हो, दो संख्याओं का एचसीएफ आपका यदि एक आ रहा हो, तो ये आप समझ जाइएगा कि वो संख्या कहीं ना कहीं अभाज्य संख्याएं हैं। आप देख सकते हैं कोई भी, जैसे मान के चलिए 2 और 3, ये 2 3 अभाज्य संख्याएं, इसका जो एचसीएफ होगा हमेशा एक होगा और एलसीएम जो होगा हमेशा गुणनफल होगा। यहाँ एलसीएम इसका 1970 दिया गया है। इसी तरह आप दो संख्याएं लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 7 और 11।
ये भी आपका अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस कितना इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम हमेशा इसका गुणनफल यानी 77 होगा। तो वही तो बोला गया है कि एचसीएफ 1 आ रहा है और इसका एलसीएम 1917 आ रहा है, यानी 1900 एलसीएम आपका बोल दीजिए या आपका गुणनफल बोल दीजिए, बात तो बराबर ही है ना। ठीक है, तो जो उसका एलसीएम होगा वही उसका गुणनफल होगा। 1917 इज करेक्ट आंसर। सिर्फ दिमाग से खेला गया, सिर्फ दिमाग से खेला गया। ठीक है, इसमें पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, ना सोचने की आवश्यकता है, डायरेक्ट आप देख के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जिसका एचसीएफ 1 हो वो संभवतः आपका अभाज्य संख्याएं हैं, तो जो उसका गुणनफल होगा वही आपका एलसीएम होगा। इस नोट्स को आप नोट्स कहीं कर लीजिएगा कि जो भी 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा वही उसका एलसीएम होता है। और हमेशा ये और एक पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। समझ गए? तो ये 2 नोट्स आप लोग को कंप्लीट रखना है कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा, चाहे आप नीचे ऊपर कहीं भी रहे, हमेशा 1 आता है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न पे। 20 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न। आप लोग जानते हैं 20 क्वेश्चन से डेली हम लोग करते हैं। ठीक है, ये ऑल एग्जाम्स के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसमें विकर्णों की संख्या 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो। तो एक समचतुर्भुज है आपके पास, समचतुर्भुज जिसका सामने आमने कोण जो भी हो सब बराबर हो। ठीक है, तो इसमें एक विकर्ण तो यही होता है, विकर्ण तो यही होता है ना, ये हो गया विकर्ण। ठीक है, तो इसमें एक विकर्ण आपका दिया गया था 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, माफ कीजिएगा, हाँ ये आपका 6 सेंटीमीटर है। और ये जो आपका है ये कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। तो जब ये पूरी लंबाई, जब ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये ऊपर वाला आधा हिस्सा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। बोल सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह ये पूरा हिस्सा इसका 8 सेंटीमीटर है, पूरा विकर्ण का, इसका पूरा दूरी का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये आधा हिस्सा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कब, अब ये निर्माण नहीं कर रहा है, 3 और 4 ये कर्ण का निर्माण कर रहा है ना। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, आधार हो गया, लंब हो गया, आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पाइथागोरस नियम अपनाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमको निकालना है, लंब स्क्वायर 4 चौके 16, आधार स्क्वायर 3 तिया 9, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। यहाँ से कर्ण का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 5। कर्ण का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 5। तो यानी ये वैल्यू जो आया ये पूरा इसका भुजा का वैल्यू कितना आया, 5 सेंटीमीटर। भुजा का वैल्यू क्या आया, 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा जा रहा है, परिमाप। तो एक समचतुर्भुज का, सॉरी माफ कीजिएगा, एक समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है ना, जो इसका परिमाप होता है ना, वो 4a के बराबर हो जाता है, 4 गुना a के बराबर है, क्योंकि ये भुजा दोनों सब बराबर वर्ग की तरह। ठीक है, तो 4a का निकला था ना आपका, ये भुजा का संख्या निकला था 5, 4a तो 5। परिमाप यही होता है ना, चारों साइड, टोटल चारों साइड, तो चारों साइड तो 4 भुजाएं हैं, तो 4 से गुना करने का परिमाप नहीं निकलेगा। तो 4a 5 20 सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप जो निकलेगा मेरे दोस्त वो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये था आज का आप लास्ट प्रश्न। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां से ज्वाइनिंग भी हो दीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन पीडीएफ डलाता है तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे डलाता है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आ गया हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जितने भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स का तैयारी कर रहा है। ठीक है, इससे होगा कि उसका तैयारी और बूस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया मैथ मैजिक क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप अपना तैयारी बूस्ट करना चाहते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी हो तो आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। ठीक है, और ऑल बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब है दोस्त कि जो भी हम चीज नोटिफिकेशन डालें या कोई क्लास से रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप इसका फायदा उठाए। ठीक है, जिससे आगे आने वाली जो भी आपका एग्जाम्स है उसमें आप बिल्कुल साहसी विद्यार्थी की तरह क्वालिफाई हो। ठीक है, तो ये था आज आपका सवाल, लास्ट सवाल, और ये आपका खत्म हो गया था। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन या कोई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।